बच्चों हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन पढ़ रहे थे और कल एक बहुत वाकया ऐसा हुआ तो मैंने कहा आप लोग के साथ शेयर जरूर करेंगे। कल एक हमारे जानने वाले थे, मतलब थी, उनकी डेथ हो गई। तो वी वर सेलिब्रेटिंग द बर्थ एनिवर्सरी। तो एक हम ऑर्फनेज में भी गए और फिर एक ओल्ड एज होम में गए। तो ओल्ड एज होम में देखा, पहले ऐसा सोचते थे हम कि भाई ओल्ड एज होम वाले भी एक तरह के एनजीओ ही होते हैं, तो वहां वही लोग आते होंगे जिनके बच्चे अपने माँ बाप को धुतकार देते होंगे। बट वहां नजारा अलग ही था। आई मेट अ पर्सन हु वाज 103 ईयर्स अगो। सोचिए 103 साल। और उन्होंने थ्योरी दी कि राम जी और हनुमान जी भाई भाई थे। मैंने कहा ये नया ज्ञान मिला मेरे को। फिर उसके बाद जब मैंने वहां थोड़ी सी रिसर्च की, 15-20 लोगों से मिला, तो पता ये लगा कि उसमें से कोई भी ऐसा नहीं था जिनके बच्चे उनको फेंक गए वहां पे। वो खुद ही अपनी मर्जी से रहने आए। किसी का बच्चा यूएस में है, किसी का बच्चा यूके में है, लाखों रुपए भेजते रहते हैं उस संस्था को। संस्था फ्री में काम करती है, पैसा नहीं लेती है। लोग इसलिए वहां रहते हैं कि हम अगर बच्चों के साथ रहेंगे तो एक तो उनकी प्राइवेसी डिस्टर्ब होगी, या ना भी हो तो भाई उस देश में हमारा तो कोई जान पहचान वाला है नहीं, हम किससे दो बातें करेंगे। आधा घंटा तो हम ही लोग को वो ज्ञान दिए और उसके बाद वो आपस में बड़ा खुश रहते हैं। मैंने यही बढ़िया है। फिर जब मैं वापस आया, फिर एक मंदिर में एक जगह श्रृंगार था, वहां गए, थोड़ा हलवा पूड़ी बूंदी वहां खाया। फिर उसके बाद वहां एक आइडिया आ गया दिमाग में। भगवान के यहाँ जाता आइडिया बहुत आता है कि मैं भी सोच रहा हूँ कि बुढ़ापे में बच्चे सब बाहर ही चले जाएंगे, मैं भी एक एनजीओ खोलूंगा। इसी तरह से वृद्धाश्रम टाइप, अपना रहना खाना पीना सब फ्री, और 15,000 20,000 25,000 जो उस समय का पैसा हुआ उसके हिसाब से 10-15 बुढ़े बुढ़ियों को पना दे देंगे अपने यहाँ। इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, 80G में पूरा एग्जेम्पशन है। जो लोग डोनेट करेंगे उनको भी, और पैसे की कमाई अलग हो जाएगी। समझ में आ गया? रोल ऑफ एनजीओ इन वृद्धाश्रम समझ गए। आइए समझते हैं रोल ऑफ एनजीओ इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन। समझ में आ गई बात? चलिए, तो भाई एनजीओ कैसे हेल्प कर सकते हैं। ये जो एनजीओ होते हैं ये कुछ आर्टिकल्स वगैरह लिखे हैं, आजकल तो यूट्यूब में भी काफी कुछ चलता है। आर्टिकल्स में ये बता पाएंगे आपको कि आपके साथ जो जो प्रॉब्लम हो सकती है, कैसे आप एडवोकेट या किसी सो कॉल्ड कंसल्टेंट के पास जा सकते हैं, क्या रिलीफ अवेलेबल है। हर इंसान पढ़ा लिखा थोड़ा होता है, हर इंसान आपकी तरह स्टूडेंट भी नहीं है जिसने पढ़ा हो। भाई डिस्ट्रिक्ट कमीशन में चले जाओ, सॉरी डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, सबको नहीं पता। और किस तरह के मैटर्स कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट्स में या एनजीओज टेकअप करती हैं और आपके नुकसान की भरपाई कराती हैं। तो अगर आपका एनजीओ ठीक है, अब आपका एक क्वेश्चन ये भी होगा, सर ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं ये कमाते कहां से हैं पैसा। प्रैक्टिकली बच्चों, अगर आपने CSR जैसा कुछ सुना हो, था तो ये शुरू से, आपके मम्मी पापा भी इसको बहुत करते होंगे। नौकर को घर में कुछ हेल्प कर दी, कपड़े दे दिए एंड ऑल दैट। तो अब इसको मैनेजमेंट में पिछले 30-40 साल से रिकग्निशन मिल गया, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो धीरू भाई अंबानी ने एक धीरू भाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल खोला मुंबई में। तो वहां पे भाई 50% तो गरीब बच्चे पढ़ते हैं। काफी लोग जो पढ़ा सकते हैं बट उनको कहीं जॉब मिला नहीं, सोसाइटी के थोड़े डिग्रेडेड डाउनग्रेडेड सेक्टर को बिलोंग करते हैं, तो उनको जॉब में भी यहाँ प्रायोरिटी मिलती है। तो एज आई एम टेलिंग कि कल जब मैं जहां गया तो मैंने उस इंस्टीट्यूशन से पूछा कि भैया फीस तो कोई लेते नहीं हो, तो आपका संस्था चलता कैसे है। कह रहे हैं जैसे आपने डोनेट किया वैसे और भी लोग डोनेट करने आते हैं और काफी हमें पैसा आता रहता है। मैंने कहा ये तो भाई कंटिजेंट हो गया, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। तो कह रहे हैं जिन्होंने ये संस्था स्टार्ट की थी वो राजस्थान उदयपुर के रहने वाले थे, और उनका एक स्कूल भी चलता है। और स्कूल में जो भी फी कलेक्ट होती है बच्चों, उस फी से टीचर्स की सैलरी वगैरह तो दी ही जाती है। जो सरप्लस आता है वो इस तरह के वृद्धाश्रम, ओल्ड एज होम को चलाने में काम आता है। और अभी वो एक और स्कूल खोलने जा रहे हैं नियर उदयपुर एरिया, और एक नोएडा में उनका चल भी रहा है। दैट स्कूल विल ओनली बी फॉर अंडर प्रिविलेज्ड क्लास स्टूडेंट, या जो ऑर्फन्स हैं उनके लिए होगा। किसी भी ऐसे इंसान को जिसके माँ बाप जीवित हैं या उसके पास पढ़ाई के ऊपर खर्च करने के लिए पैसा है, उसको एडमिशन ही नहीं मिलेगा। एंड दैट वुड बी अ सेंट्रली एयर कंडीशन इंटरनेशनल स्कूल। अभी वो कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में 2-3 साल में ऑपरेटिव हो जाएगा। तो वही काम एनजीओज भी करते हैं, इस तरह के एनजीओज भी यही काम करते हैं। तो मैक्सिमम ये एनजीओ चलाते कौन है? कुछ वकील हो गए, कुछ मेरी तरह टीचर्स हो गए, आपके पापा मम्मी की तरह लोग हो गए जो सोशल वर्क में काफी डिवोट करते हैं। आपने बच्चों रोटरी क्लब का नाम सुना होगा। इंडिया में पोलियो जैसी अब बीमारी खत्म हो चुकी है। आप बता सकते हैं पोलियो की बीमारी खत्म करने का क्रेडिट किसको जाता है? शायद आप तुक्के में जवाब दे दें रोटरी क्लब, बट एक्चुअली इट इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में पूरी दुनिया में दवाइयां बांटी, बट डब्ल्यूएचओ के पास इतना पैसा नहीं था। तो हु फंडेड फॉर इंडिया स्पेसिफिकली? रोटरी क्लब। रोटरी ने पूरा पैसा दिया और डब्ल्यूएचओ के सौजन्य से सब्सिडाइज प्राइस पे दवाइयां मिली और सबको फ्री में इंजेक्शन लगाए गए। खोपड़े में बात गई। और एज अ पार्ट ऑफ सीएसआर की जहां हम बात कर रहे हैं चल रहे हैं, कुछ कंपनीज के लिए तो कंपल्जन है
that some part of their profit, percentage of their profit, they have to donate for this corporate social responsibility charitable purpose, नहीं तो वो उनकी taxable income हो जाएगी। अब ये कहानी क्या करते हैं, टेक एन एग्जाम्पल ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। मान लीजिए 2 लाख करोड़ रुपए इनका प्रॉफिट आ गया, हाउ मच चलन, 2 लाख करोड़, और गवर्नमेंट कह रही है भाई 2 लाख करोड़ पे 30% आपको टैक्स देना है। तो भाई कितना बन गया टैक्स का अमाउंट, जरा देख के बताइए आप मेरे को। 2 लाख करोड़ पे व्हाट इज 30%, 60,000 करोड़, यस और नो। तो 2 लाख करोड़ में 60,000 करोड़ तो टैक्स चला गया। अगर ये 2 लाख करोड़ रुपए में डोनेट कर देते हैं धीरू भाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल को, लेटस से ₹50,000 करोड़, हाउ मच चलन, 50,000 करोड़ डोनेट कर दिए इन्होंने। तो इनका लेफ्ट ओवर प्रॉफिट कितना बचेगा, 1,50,000 करोड़। समझ में आ गई बात। 1.5 लाख करोड़ पे एट द रेट ऑफ 30% भी अगर टैक्स देंगे तो 45,000 करोड़ टैक्स बनेगा। 15,000 करोड़ टैक्स बच गया कि नहीं बच गया, बच गया। और अल्टीमेटली ये पैसा कोई नाली में तो फेंक नहीं रहे हैं, अपने ही एम्प्लॉइज की जो वाइफ्स होंगी उनको यहाँ टीचर की नौकरी दे दो किसी को, खोपड़े में बात गई। अपने बच्चों को भी यहाँ पढ़ाओ, पढ़ाई अच्छी होगी, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स के बच्चे पढ़ेंगे, बाहर से लोग पढ़ने आएंगे, एक स्कूल वहां खुलवा दो वनतारा में, तो वहां पे और इंटरनेशनल फंडिंग आ जाएगी, एंड अल्टीमेटली रिलायंस की ब्रांड वैल्यू बढ़ जाएगी। आप अफ्रीका में कोई गोल्ड माइन या डायमंड की माइन आपने खोद ली, मतलब खोज ली, वो आपको पहले अफ्रीकन गवर्नमेंट इसलिए देगी क्योंकि आप इंडिया में बहुत अच्छा काम कर रहे हो। आप कमिटमेंट करिए कि जितने लेबरर वहां माइन में काम करेंगे उनके बच्चों को हम फ्री एजुकेशन देंगे, तो अफ्रीकन गवर्नमेंट के लिए तो फायदा है भाई कि हमारे वर्कर्स को पैसा भी मिलेगा और हमारे यहाँ के बच्चों को एजुकेशन फ्री में मिलेगी। जो डायमंड वहां से मिलेगा 100 रुपए का, इंडिया में उसको बेचेंगे 1 लाख रुपए में। नहीं समझ में आई बात। तो ये अल्टीमेटली घूम फिर के हमारे जे.एम. कीन साहब की बात चली आती है, ऑल एक्टिविटीज आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। आप अंधे को सड़क भी पार कराते हैं तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि वो आशीर्वाद देगा तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए, तो कहीं ना कहीं तो इकोनॉमिक ही एक्टिविटी है। फंडामेंटल इज अंडरस्टूड वेल। चलिए कॉपी कर लिया सबने, ये तो एग्जाम्पल आपको कॉपी करने की जरूरत नहीं है। ये पब्लिशिंग कॉपी कर लिया कि नहीं, तो आपको गूगल पे, क्यूरा पे, अलग अलग साइट्स पे रिपोर्ट्स मिल सकती हैं कैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन के केसेस को रिजॉल्व किया जाता है। और एक तो मैंने आपको रियल स्टोरी बताई थी एयरटेल वाली, अकोशा.com वाली। असिस्ट इन एजुकेटिंग, जनरल पब्लिक को पता ही नहीं कि उनके राइट्स क्या हैं, तो काफी एनजीओ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करती हैं, कभी हो सकता है आपके स्कूल में भी ऐसे लोग आए हों। सेमिनार्स आर कंडक्टेड, वर्कशॉप्स आर कंडक्टेड। अब सर सेमिनार और वर्कशॉप में डिफरेंस क्या होता है, वेयर देयर इज अ स्पीकर और सर्टेन स्पीकर्स, they are speaking something, say on consumer protection or anything by which you happen to get some education, it's a seminar। but जहां पे आपसे कुछ एक्टिविटी कराएं, got it clear, जहां पे आपको थोड़ा सा ज्ञान देने के बाद आपसे कोई काम करा लें, that becomes a workshop। तो वर्कशॉप और सेमिनार में ये डिफरेंस होता है। तो स्कूल में मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं, आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं, टीचर आया लेक्चर देके चला गया, इट्स अ सेमिनार। टीचर आया, उसने पढ़ाया, कुछ काम करवाया। आपके स्कूल में SUPW पीरियड होता होगा बच्चों, एक वो सेवा एक्टिविटी होती होगी, तो दैट इज ऑल कॉल्ड एज व्हाट, वर्कशॉप। यू डू समथिंग, आई रिपीट, यू डू समथिंग। और सेमिनार में तो बस आप सुन के चले जाते हैं। समझ में गया। तो ये जो एनजीओ होती हैं ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट करती हैं, अनाथालय में चले गए, ऑर्फनेज में चले गए, मोहल्ले में कैंप लगा लिया इन्होंने, एक क्लब में कुछ 50, 100, 200 लोगों को इकट्ठा करके कुछ ज्ञान दे दिया इसके ऊपर। सो दिस इज द रोल ऑफ एनजीओ। और एज अ स्टूडेंट पॉसिबल तो है नहीं आपके लिए टू अटेंड अ ट्रेनिंग प्रोग्राम और सेमिनार और वर्कशॉप, इसलिए आपके सिलेबस के सब्जेक्ट में ऐसे चैप्टर्स इंट्रोड्यूस कर दिए जाते हैं। एनी क्वेरीज चिल्ड्रन, प्लीज आस्क। रिप्रेजेंटिंग, ये क्या है, यू एज अ कंज्यूमर मे नॉट बी एबल टू अप्रोच द रिस्पेक्टिव कोर्ट ऑफ लॉ। तो भाई आपके थ्रू कौन रिप्रेजेंट करेगा आपको, अगर कोर्ट ऑफ लॉ की बात है तो इट इज ओनली एंड एडवोकेट। कुछ बच्चे कहेंगे सर नॉट अ लॉयर, नहीं, लॉयर और एडवोकेट में फर्क होता है। आपने लॉ की पढ़ाई कर ली तो आप लॉयर बन गए, बट कोर्ट में जब आप प्लीड करते हैं, केस लड़ते हैं, तो आप सामने वाले की बात को अपोज करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, सामने वाला आपकी बात को अपोज करेगा।
तो टू एडवोकेट मतलब टू अपोज, अंग्रेजी में टू एडवोकेट का मतलब टू अपोज। तो लॉ की पढ़ाई करना, यू विल बिकम अ लॉयर, और जब आप कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद, यू बिकम एन एडवोकेट। बच्चे कहेंगे सर बार काउंसिल क्या होता है, कैडबरी चॉकलेट बार मिलेगी आपको? नहीं, BAR बार इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड बैरिस्टर। व्हाट? बैरिस्टर। लंदन और अफ्रीका, सॉरी यूके और अफ्रीका में जो लोग लॉ की पढ़ाई करके प्रैक्टिस करते थे उनको बैरिस्टर बोलते थे। तो गांधी जी से लिए बैरिस्टर बोले जाते थे क्योंकि वो लंदन से लॉ पढ़ के आए थे। क्यों सर हिंदुस्तान में नहीं पढ़ पाए? पढ़ाई थोड़ी टफ है ना यहाँ की। ऐसा नहीं है, उस समय यहाँ पे लॉ का हिसाब किताब बड़ा गड़बड़ चलता था। खोपड़े में बात गई। तो बार काउंसिल का मतलब बैरिस्टर्स काउंसिल, मतलब बैरिस्टर्स ग्रुप। तो हर कोर्ट की अपनी एक बार काउंसिल होती है, एक ग्रुप होता है, आप जिसके मेंबर पहले बनेंगे तभी आप कोर्ट में एंट्री ले सकते हैं। एक एसोसिएशन बोल सकते हैं आप, जैसे सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो इंडिया के जो 4 सेलुलर ऑपरेटर्स हैं, वोडाफोन आइडिया, जियो, एयरटेल, और एक वो कौन सा है, BSNL, बुल सेना लेना को तो भूल ही जाते हैं। इन चारों का ये ग्रुप है, सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट कुछ भी अगर ऐसा कानून लाए जिससे उनको नुकसान हो तो दे रेज अ कलेक्टिव वॉइस। जैसे कंपनीज में, फैक्ट्रीज में ट्रेड यूनियंस होती हैं, वैसी हमारी मांगे पूरी करो, धरना प्रदर्शन करते हैं ना। फैक्ट्री वाला कहता है लो सिंदूर ले लो, मांग में भर दो, तो मांग पूरी हो जाएगी। चलिए डन दिस। तो जो कंज्यूमर्स होते हैं वो कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं अप्रोप्रिएट कंज्यूमर कोर्ट में। अब अप्रोप्रिएट कंज्यूमर कोर्ट आप आगे पढ़ेंगे, 1986 और 2019 तीन ही थे। वन इज कॉल्ड एज डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन। अमाउंट के बेसिस पे इनको क्लासिफाई करते हैं हम लोग बच्चों। सबने लिख लिया रिप्रेजेंटिंग? सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैरिंग? सपोज यू हैव परचेज्ड, मान लेते हैं पैक्ड फूड, और उस पैक्ड फूड की क्वालिटी में थोड़ी सी गड़बड़ी है। आपको लग रहा है कि आपने जो फूड खरीदा वो अडल्टरेटेड है, मिलावटी है, या उसकी एक्सपायरी डेट हो चुकी थी, जानबूझ के नया स्टिकर लगा दिया गया। तो हु इज गोइंग टू चेक कि ये फूड का पैकेट खराब था या सही था? यू विल गो टू अ लेबोरेटरी जहां पे उसकी टेस्टिंग होगी। हर किसी लेबोरेटरी में टेस्टिंग नहीं होती, ये नहीं कि अपने स्कूल के केमिस्ट्री लैब आप ले गए, पता नहीं उनके पास वो रीजेंट केमिकल है टेस्ट करने के लिए, नहीं। तो एक्रेडिटेड लेबोरेटरी का मतलब गवर्नमेंट सर्टिफाइड लैब, जहां पे सैंपल्स की टेस्टिंग होगी। टेस्टिंग में पता लगेगा कि प्रोडक्ट सही है या गड़बड़ है। समझ में आ गया? अगर लगा प्रोडक्ट गड़बड़ है तो सेलर को पेनलाइज किया जाएगा। जो पैसे आपने खर्च किए प्रोडक्ट खरीदने में, यू विल बी रिफंडेड दैट बैक। आपका वकील अगर चुलबुल पांडे टाइप है तो कहेगा जो मेरी लीगल फीस लगी है, कॉस्ट ऑफ प्लीडिंग द केस, मेरे को ये भी दिलवाई जाए वापस। तो अगर वकील दमदार है तो जो कोर्ट कचहरी का खर्चा है वो भी वापस आ जाएगा। सरकार सोचती है हम भी बहती गंगा में हाथ धो लें, तो एक परसेंटेज फिक्स किया गया है, जितना क्लेम का अमाउंट होगा 5% ऑफ द अमाउंट आपको कंज्यूमर कोर्ट में जमा कराना पड़ेगा, क्योंकि आपने बदमाशी करके अदालत का वक्त जाया किया है। Had the product not been sold in bad or poor form, the case would not have come to the court of law, और कानून दूसरी चीजों पे ध्यान दे सकता था। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? चलिए डू इट क्विकली। एक थ्योरी है, एग्जाम्पल इसी का है। इट वॉज द ईयर 1996 चिल्ड्रन, हमने 10th का एग्जाम पास किया था और हमारे फैमिली में एक नई ब्रांड न्यू गाड़ी आई, मारुति ओमनी। सर ओमनी, ये तो सर वो पियो जियो जूस के ठेले वाले खरीदते हैं। 1996 में हमारे घर में आई थी, खरीदी गई, फीनिक्स रेड कलर की गाड़ी थी। 3 महीने बाद उसका जो ऑयल मीटर होता है, फ्यूल मीटर जिसको बोलते हैं आप, जिसमें वो फुल और एम्प्टी की सुई ऐसे होती है ना, ये खराब हो गया। क्या हो गया? खराब। तो इलाहाबाद में मारुति की उस जमाने में एक ही डीलरशिप हुआ करती थी, अमित दीप मोटर्स। बड़े कलाकार टाइप के लोग हैं ये। यहाँ से ना गाड़ी खरीदिएगा ना सर्विसिंग कराइएगा, और सर्विसिंग कराइएगा तो गाड़ी के अंदर एक कैमरा छोड़ दीजिएगा। मेरे एक जानने वाली स्टेपनी और टूल किट चोरी कर दिए थे लोग। तो अमित दीप मोटर्स गए सर्विसिंग कराने गाड़ी की। कार वॉज परचेज्ड फ्रॉम आनंद मोटर्स लखनऊ, और जब अमित दीप मोटर्स सर्विस कराने गए, 3 सर्विसेज फ्री होती हैं, तो इट वॉज अ फर्स्ट फ्री सर्विस, फर्स्ट फ्री सर्विस। तो सवेरे 8 बजे पहुंच गए, जैसे स्कूल टाइम पहुंचने की आदत रही स्टूडेंट लाइफ में, तो पापा के साथ पहुंच भी गए।
और वहां पे लाइन में सबसे आगे गाड़ी लग गई। दे वर न्यूइंग कि भाई गाड़ी लखनऊ से आई है। अब गाड़ी लखनऊ से आई है, इनके यहाँ कागज जमा होगा, ये लखनऊ वाली डीलरशिप को कागज फॉरवर्ड करेंगे, वो डीलरशिप कंपनी फॉरवर्ड करेगी कागज, तब जाके इनको फ्री सर्विस का पैसा कंपनी से मिलेगा। एफर्ट ज्यादा करना पड़ेगा। तो इन्होंने हमारे से पहले एक दूसरे जने की डायरी उठाई नीचे से, कार की बुकलेट होती है ना, और नोट करने लग गए, जॉब कार्ड बनाने लग गए। तो माय फादर सेड कि सर हम पहले आए हैं, तो सीक्वेंस में चलिए। कह रहे वो स्टाफ के आदमी है। अब पापा का तो पारा हाई, शिव जी की तीसरी आंख खुल गई। कह रहे आप एक काम करिए, आप स्टाफ की गाड़ी सर्विस कर लीजिए, हम लोग की आप करिए ही मत। कह रहे नहीं हो जाएगी आपकी गाड़ी से। पापा नहीं, सबसे पहले होगी। कह रहे अरे आप ऐसी बात करें, कैसी बात कर रहे हैं, आप लिख के दे दीजिए कि स्टाफ की गाड़ी पहले सर्विस होगी, और अगर ये बात मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड रिपोर्ट कर दी जाए तो उनकी डीलरशिप कैंसिल हो जाएगी एज अ पार्ट ऑफ कंज्यूमर सॉवरेनिटी। खोपड़े में बात गई। तो उसने कहा नहीं नहीं आप घबराइए मत, आप ही गाड़ी पहले सर्विस करते हैं। क्या क्या खराबी गाड़ी में? पापा ने कहा इसका फ्यूल मीटर भी खराब है। बिना कुछ देखे समझे अपने स्टोर हाउस में, वो तो अभी स्टॉक में नहीं है। पापा ने कहा अपना स्टोर्स रजिस्टर दिखाओ जरा, क्योंकि अगर स्टॉक में नहीं है तो वहां जीरो बैलेंस होना चाहिए। अब फंस गया वो कि पढ़ा लिखा आदमी कहां से लाया, क्योंकि स्टॉक में उनके पास 4-5 यूनिट पड़े थे। अगर वारंटी पीरियड में रिप्लेस कर दें, 3 महीना लगेगा कंपनी से प्रोडक्ट रिप्लेस होके आने में, और हमको तो फ्री में देना पड़ेगा वारंटी में। ऐसे किसी को बेचेंगे तो तुरंत पैसा आएगा, प्रॉफिट कमा लेंगे। अब कौन उतनी पेन ले? तो ये सर नहीं सर हम है नहीं हमारे पास, तो आप 2 महीने बाद आइए, हम बदल देंगे। 2 महीने बाद सारा काम दाम छोड़ के हम जाएं एक फ्यूल मीटर बदलवाने, इतने खलियर तो है नहीं। तो अपन का ठीक है, आप इस पे लिख दीजिए फ्यूल मीटर इज आउट ऑफ स्टॉक। क्या लिख रहा है? रिप्लेसमेंट ऑर्डर्ड आफ्टर 3 मंथ्स एज पर क्लाइंट। क्लाइंट कह रहा है 3 महीने बाद लगाएंगे। पवन का अंग्रेजी हमको पढ़नी आती है, आप लिखिए आउट ऑफ स्टॉक। अब आउट ऑफ स्टॉक लिख कैसे दे? लिख दे और कहीं कंप्लेन हो गई तो न बजाएगा। कह रहा अच्छा रुकिए एक बार दिखवा लेते हैं। तो दिखवाया तो था ही, और उसके एम्प्लॉय ने, एम्प्लॉय वहां का जो क्या कहते हैं वो था, मैकेनिक था, वो थोड़ा नोन पर्सन था, क्योंकि हमारा फैमिली बिजनेस हैवी कमर्शियल व्हीकल स्पेयर पार्ट्स का था, तो जान पहचान के निकल आए। तो कह रहे सर 5 पीस पड़ा है इनके यहाँ, ये नौटंकी करेंगे इस तरह की। तो हमने कहा आप टेंशन ना लीजिए, बड़े कलाकार लोग होते हैं बच्चों, इसलिए कहता हूँ पढ़ना बहुत जरूरी है। समझ में आ गई बात? क्लियरली अंडरस्टूड? ऐसे ही मैं अपनी इग्निस की 3rd सर्विसिंग कराने गया। आप उम्मीद नहीं कर सकते बच्चों, 3rd फ्री सर्विसिंग थी वो मेरी कार की। एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ सर्विस वॉज 7900। हाउ मच? 70। मैंने अपना माथा फोड़ लिया। मैंने कहा इससे सस्ते में तो टोयोटा की इनोवा सर्विस हो जाती है, दोस्त के पास वो 5,000 में सर्विस होती है। तो कह रहे नहीं सर ये इतना ही लगता है। मैंने कैसे? कह रहे सर 3200 रुपए का तो इंजन ऑयल है। मैंने कहा ये कौन सा इंजन ऑयल होता है? इंजन ऑयल तो 1325 रुपए का है। कह रहा नहीं सर ये 1325 रुपए सस्ती गाड़ी में डलता है। हमने कहा हमारी कौन सी मर्सिडीज है? कह रहा सर ये सिंथेटिक है। हमने नहीं तुम नॉन सिंथेटिक दे दो। कह रहा सर आपकी गाड़ी का इंजन खराब हो जाएगा। मैंने हो जान दो खराब, हमको चलानी भी नहीं 4-5 साल से पहले। तो कह रहे सर आप समझ लीजिए आपके रिस्क पे। हमने कहा पूरा रिस्क हम ले लेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब वो समझ गया भाई मैं तो मोटर पार्ट्स वाली फैमिली का लड़का हूँ, बिलोंग करता हूँ, मेरे को पता है सिंथेटिक ऑयल की जरूरत कहाँ पे पड़ती है। जिन गाड़ियों की नंबर 1 रनिंग बहुत ज्यादा हो, या तो दुल्हन की तरह कवर से ढक के खड़ी रहती है, 15 दिन में एक बार निकलती है, या बड़े हाई एल्टीट्यूड पे गाड़ी आपको चलानी हो तो इसका मेल्टिंग पॉइंट बर्निंग पॉइंट हाई होता है, तो इसलिए ये भी काम कर जाएगा। उसके बाद सर्विसिंग कॉस्ट में एक 625 रुपए जुड़ा था। आयास ये किस चीज का है? सर वो पीपी किट का है। मैंने कहा तुम्हारे पूरे सर्विस सेंटर में कौन पहना है पीपी किट, पहले ये बता दो जरा। कह रहा है सर वो जुड़ता है। मैं कहाँ जुड़ता है? कोई नहीं, काटो इसको, ये भी कट गया, ये भी कट गया। समझ आ गया? फिर उसके बाद 200 रुपए और जुड़ा था। मैंने कहा ये किस चीज का है? कह रहा सर ये वो एक 350 भी जुड़ा था। तो आयास ये क्या है? कह रहा सर ये एसी फिल्टर चेंज होगा। मैंने कहा एसी फिल्टर तो किताब में लिखा है 5,000 किलोमीटर के बाद चेंज होता है। कह रहा सर आपकी गाड़ी तो चल चुकी है 5,000 किलोमीटर। तो मैंने कहा खराब ही नहीं है, गाड़ी धूल धक्कड़ में चलेगी, तुम साफ कर दो हो जाएगा सही। ये भी कट गया बच्चों। अब ये मैंने कहा 200 किस चीज का है? कह रहा है सर वो जो हिंज होता है दरवाजे का कुंडा, हिंदी में हिंज बोलते हैं अंग्रेजी में, सर उस पर स्प्रे होता है। मैंने कहा उस पर तो ग्रीस लगती है। कह रहे सर आजकल उस पर स्प्रे होता है। मैंने कौन सा वाला जो रिवॉल्वर के अंदर हो? कह रहा हाँ भाई, मैंने घर में रिवॉल्वर पड़ी हम लगा लेंगे। जैसे ही इतना सुना, सर कोई बात नहीं, काट दिया इसको भी। तो कटते कटाते सब मिला के 1600 कुछ रुपए गाड़ी का सर्विस चार्ज लगा। एक इंजन ऑयल बदला और एक वो ऑयल फिल्टर जैसा कुछ था, दैट गॉट चेंज। फिर जब गाड़ी लेके बाहर आ रहे तो सब में फिसफिसा रहा था। तो मैंने कहा हमसे कोई दुश्मनी है क्या? कह रहा नहीं भैया क्या हुआ? मैंने कहा हमारी गाड़ी नहीं फिसफिसाओगे? कह रहा अरे क्यों नहीं फिसफिसाएंगे, आपके बिल में तो जुड़ा। मैंने कहा और क्या? फिसफिसाया, 50 रुपए उसको भी दे दिया। तो 1600-1700 रुपए में 7,900 का जो बिल था, सर्विस हो गई गाड़ी। ऐसे ये लोग चीट करते हैं आपको। बहुत बड़े चोर होते हैं सर्विस सेंटर वाले।
तो पढ़े लिखे अगर आप हैं बच्चों तो आप बच जाएंगे, नहीं तो बच नहीं पाएंगे। समझ में आ गया? फिर अभी लास्ट टाइम फोन आया लखनऊ केटीएल मोटर्स, जहां से मैंने अपनी कार ली थी गोमती नगर, कह रहे सर गाड़ी की सर्विस ड्यू हो गई, मैंने करा ली। कह रहे कहाँ? मैंने कहा अमितदीप मोटर्स। कह रहे सर वो डेटाबेस में दिखा नहीं रहा है। मैंने मेरी जिम्मेदारी डेटाबेस में नहीं दिखा रहा, मैं अपडेट करूंगा कि डेटाबेस, लो लॉगिन आईडी पासवर्ड दे दो। कह रहे अच्छा नहीं, ओके ओके सर, ओके ओके। तो मेरा फ्रेंड है त्रिवेणी ऑटोमोबाइल सिद्धार्थ अग्रवाल, उसके पास गए, बढ़िया वो मारुति का डीलरशिप ऑथोराइज सर्विस स्टेशन है, बट ये नेक्सा की गाड़ियां सर्विस करना उसको अलाउड नहीं है, वो अरीना वाली करते हैं। तो मैंने कहा सिद्धार्थ सर मेरी गाड़ी सर्विस कर दो। कह रहे भैया बिल नहीं दे पाएंगे। मैंने मेरे कौन बिल चाहिए, 18% जीएसटी भी बच गया, विदाउट बिल गाड़ी सर्विस हो गई। समझ में आ गई बात? तो अगर दुनिया में चीट होने से बचना है तो पढ़ाई लिखाई बहुत ज्यादा करनी है, नहीं तो हर एक बकरा दूसरे बकरे को काटने को तैयार है। समझ में आ गई बातें? क्लियरली अंडरस्टूड? चलिए, तो ये लैब वाला एग्जांपल सबको समझ में आ गया। एनकरेजिंग कंज्यूमर्स टू स्ट्रांगली प्रोटेस्ट, ये तो मैंने आपको बता दिया कैसे प्रोटेस्ट करना है। अनस्क्रूपलेस एक्सप्लॉयटेटिव अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, तो जो मैंने आपको बताया पीपी किट, व्हाट वाज दिस? अनस्क्रूपलेस। कस्टमर को पता होता नहीं, बेचारे सीधे साधे लोग होते हैं, मेरे जैसे तो 1% लोग भी नहीं है इस दुनिया में, तो दे एक्सप्लॉयट पीपल। व्हाट? एक्सप्लॉयट। और गाड़ी धो कैसे रहा है? एक कोई हरे रंग की बोतल में लिक्विड लिया था, पिचपिचा रहा था साफ वही, ये क्या थूक के क्यों धो रहे हो? कह रहा सर दिस इज ग्रीन वॉश। मैंने कहा वॉश हो भी रही है गाड़ी? और मैंने कहा ग्रीन वॉश उन एरियाज के लिए कंपलसरी है वेयर इट इज अबाउट टू बी डिक्लेयर्ड एज 0 डे। इलाहाबाद में तो पानी का प्रॉब्लम ही नहीं है, तुम कायदे से धो इसको। और ग्रीन वॉश के लिए यू हैव अ प्लांट। कह रहा सर प्लांट खराब है। मैंने 2 साल तो तुम्हारा प्लांट खराब है। तो मैं जोर जोर चिल्लाने लग गया। पहला काम तो आपको ना ऊंची आवाज में चिल्लाना है, नहीं तो लोग आपको एकदम बच्चा अच्छा समझ लेंगे, और लड़कियों के अंदर तो इनबाउंड कैरेक्टरिस्टिक है ये। तो आप तेज आवाज में चिल्लाइए। फिर कंपनी का पर्सोनल आ गया, कह रहा सर मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, आप बोलिए जो बोल रहे हैं, तो मैं मारुति भेजूंगा उसको। तो वहां से फिर मेरे पास एक फीडबैक कॉल आया, कह रहे सर वील सी टू इट, वील टेक केयर। बट पता नहीं ठेंगा टेक केयर, फिर मैं गया ही नहीं उनके सर्विस सेंटर में। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, तो ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस मतलब जो फेयर प्रैक्टिस ना हो, तो कस्टमर को इस तरह से दीज पीपल चीट एक्चुअली। और ये सिर्फ मारुति के साथ नहीं है बच्चों, ऐसे 99% इंस्टीट्यूशन आपको इंडिया में मिलेंगे। वो चाहे कपड़े बेचने की दुकान हो, कार बेचने की दुकान हो, एनीथिंग, स्कूल हो, इवन वहां पे भी ऐसा ही है। मैनी स्कूल्स आई हैव सीन, स्पेशली क्रिश्चियन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस जहां हम भी पढ़े, टीचर को पढ़ाना आता हो ना आता हो, माइनॉरिटी को बिलोंग करता है, ये मैथ्स पढ़ाएंगे। हमारे स्कूल में मैथ्स की एक टीचर थी, 9वीं में आई, 6 महीना तो लग गया बच्चों उनका एक्सेंट समझने में, इल ऑनलाइन ऐसे बोलती थी, बाद में समझ में आया यम नहीं होता, एम होता है। जड उजड बोलते थे, याद आया जेड है। फिजिक्स के एक टीचर थे, पहली बार तो फिजिक्स समझ में आई 9वीं क्लास में, पीछे बैठे हुए थे। द टीचर यूज्ड टू कम, अच्छा पढ़ाते थे, खराब नहीं पढ़ाते थे, प्रोनाउंसिएशन वाज हैप्पैजार्ड। बोले प्रिज्म से लाइट निकलती है, सारी लाइट समझ में आई, येलो लाइट नहीं समझ में आई। मी एंड माय फ्रेंड वेंट अप फ्रॉम द बेंच, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ आवर स्कूल एजुकेशन वी हैड द करेज टू आस्क द क्वेरी। आगे तक पहुंच ही रहे थे, सम स्टूडेंट आज कहाँ जा रहे हो? सर से डाउट पूछना है, तुम लोग को डाउट पहली बार आज? मैंने कहा ये येलो लाइट समझ में नहीं आई, ये क्या होता है? कहने चुप्पे चाप जाके बैठ, जो बहुत मार मारेंगे, येलो लाइट है, इनका प्रोनाउंसिएशन का इशू है थोड़ा सा। मैंने कहा ओह अच्छा बता दिए, सर सो ही जाते थे क्लास में। तो येलो लाइट वॉज येलो लाइट। तो कॉन्वेंट इंग्लिश मीडियम के सामने आप बोलेंगे तो क्या है, अनफेयर ही तो है ही एक तरह से। सेवन, सावन में और सेवन में कोई फर्क ही ना नजर आए। समझ में आ गया? पोपड़े में बात गई। ये भी एक स्पेलिंग हुआ करती थी बड़ी भयंकर, नौलदगे बोलते थे इसको, जैसे नौलखा हार है, नौलदगे ऐसा होता है बच्चों। मैं मजाक नहीं कर रहा, हमारे एसजेसी में थे इस तरह के टीचर्स, बड़ा धमाकेदार प्रोनाउंसिएशन होता था। नहीं एडुकेशन तो चलो ठीक है, दैट्स एन अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन, जैसे शेड्यूल का स्केड्यूल है, हम बट हिंदुस्तान में गलती बोलते हैं। आप पंजाब चले जाइए, आप पंजाब जाइए, क्या बोलेंगे? आपके बच्चे के स्कूल में इवेंट है सपोर्ट, हम उसके सपोर्ट में जरूर आएंगे, एक्चुअली इट वाज स्पोर्ट्स। अब आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, हम आपको इलेक्शन में पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे, बट यहां पे क्या करना है? सपोर्ट। तो आप पंजाबी वुड ऑलवेज से सपोर्ट एज स्पोर्ट एंड स्पोर्ट एज सपोर्ट। ठीक, जैसे इनके यहाँ खाना पीना होगा, डिनर पे इनवाइट करेंगे तो क्या बोलेंगे? आपकी आज रात की रोटी हमारे घर पे है, और दाल चावल सब्जी
अरे मतलब डिनर हमारे यहाँ पे है, तो ये ऐसे ही बोलते हैं। समझे इस बात को? तो ये भी एक तरह से बोलने चालने में अनफेयर ये है। समझ गए भाई? नकीबा जी समझ गई, तुषार जी समझ गई? यस सर। तो यस सर। आपको अपने मोहल्ले में ये सारी बातें बीच बीच में गानी है, बतानी है कि अगर कोई किसी भी तरह प्रभावित हो जाए। अभी मैं लौट रहा था एक जगह से, तो माय वाइफ कॉल्ड मी कि भाई मैंगो लेते आना। तो मेरे को आम देखने में अच्छा लगा, 200 रुपए किलो था, मैंने 2 किलो खरीद लिया। कितने का? 400 का। अब ये पिछले हफ्ते की बात है। और ऊपर से वो देखने में बढ़िया रहता है, फेस वैल्यू इज गुड, इंट्रिंसिक वैल्यू एकदम बेकार, अंदर से एकदम बेकार था। तो मैंने फल वाले से बोला अगर खराब निकला तो बेटा कटा हुआ आम वापस आएगा, समझ लेना। तो अब 1 किलो तो किसी तरह घर वाले खाए, बाकी खराब निकला। मैंने कहा दो, अब बदल के आते हैं। घर वाले बोले छोड़ो। मैंने कहा चलो छोड़ दो, कोई बात नहीं। आई वॉज अनेबल टू एनकरेज देम, नहीं तो मैं तो वापस कर ही आता। समझ में आ गई बात? क्या? नहीं नहीं, वो परमानेंट शॉप थी, परमानेंट शॉप थी। मतलब प्रियंका जी का बस चले तो ठेले वाले को ढूंढ ही लेंगी, जीपीएस टैग लगा देंगे वहां पे जहां जहां वो जा रहा है। चलिए डन दिस चलन। चलिए, लीगल असिस्टेंस कैसे मिलेगा? लीगल असिस्टेंस किसी खलियर वकील को पकड़ लीजिए आप। क्लियर? वैसे तो फ्री लीगल एड का कॉन्सेप्ट है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में, डीपीएसपी के अंदर भी आ जाता है, ये फंडामेंटल राइट्स में मेनी टाइम्स आता है। तो आपको फ्री लीगल एड मिल सकता है अगर आप वकील हायर करने के पैसे नहीं अफोर्ड कर सकते तो। और आपका केस फ्री में लड़ा जाएगा। और इसीलिए बच्चों, जो मैंने आपको रीजन बताया ना, जितना पेनल्टी होगा वो तो पेनल्टी देना ही देना है। 5% ऑफ द पीनल अमाउंट आपको कंज्यूमर कोर्ट में जमा कराना पड़ेगा, कि अगली बार आपकी रूह कांप जाए इफ यू हैपन टू सेल सच अडल्टरेटेड एंड मिलावटी फूड। हमारे मोहल्ले में मिठाई की दुकान थी, इलाहाबाद की बड़ी फेमस मिठाई की दुकान है, भगवान दास प्रहलाद दास। तो पारिवारिक बंटवारा हो गया, तो उस बंटवारे ने एक दलिद्दर भाई ने हमारे मोहल्ले में दुकान खोल ली थी। मैंने श्राप दे दिया उसको, दुकान बंद हो गई उसकी। अब वहां पे दूसरी जूस की दुकान खुल रही है कुछ दिन बाद। तो गए वहां मिठाई लेने। अब मेरे कितनी अकल मिठाई खरीदने की। मिठाई लेके घर चले आए, मम्मी कह रही है पूरी वो व्हाइट कलर का फंगस नहीं होता, हिंदी में उसको क्या बोलते हैं? हाँ हाँ, बुकड़ी, बुकड़ी लगी हुई थी। तो आई सेड टू दैट पर्सन कि भाई ये खराब है मिठाई। कह रही भैया ठंडी का जमाना है ना, ठंडी है तो चीनी जम गई है। तो मैंने कहा लड़का का समझ नहीं हो क्या, चीनी जम गई है, ये खराब है, और अक्टूबर में कौन सी ठंडी होती है? कह रहा है अच्छा हम बदल देते हैं। 2 पीस निकाल के दूसरी तो डाल दिया 2 पीस। मैंने कहा पूरी है तो उसी खेप की, इन्फेक्शन तो उसमें भी गया होगा, तुम मेरा पैसा वापस करो। अब ढेर सारे लोग खड़े थे, वो डर गया कि अभी हल्ला मचाने लग जाएंगे और लोग मिठाई नहीं खरीदेंगे। चुप्पे चाप मेरा पैसा दे दिया, 2 पीस में मिठाई खा भी गया था घर में उसमें से। समझ में आ गई बात? चलिए, लीगल असिस्टेंस लिख लिया? नहीं, बुगड़ी लगी हुई नहीं खाई थी, दूसरी खाई थी। समझ गए बच्चों इस बात को? चलिए, अगला टॉपिक कॉपी करिए बच्चों। रोल ऑफ एनजीओ होता है खत्म।